हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोजन ने किस संस्थान में खादी इंडिया के एक नए आउटलेट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए में है आईआईटी कानपुर, बी में है आईआईटी दिल्ली, सी में है आईआईटी चेन्नई, डी में है आईआईटी गुवाहाटी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी दिल्ली ने आउटलुक जो है आउटलेट का उद्घाटन किया है। डिटेल्स में देखते हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने खादी इंडिया के एक नए आउटलेट का उद्घाटन किया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार और श्री नगेंद्र रघुवंशी ने विभिन्न खादी संस्थानों के सहयोग से खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र द्वारा डिजाइन किए गए परिधानों में से एक रोमांचक नए संग्रह का अनावरण किया है। दिल्ली में आईआईटी परिसर के भीतर खादी ग्राम उद्योग भवन का शुभारंभ खादी के युवा डिजाइनों को कॉलेज के छात्रों के लिए आसानी से सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। खादी महोत्सव का आयोजन 2 अक्टूबर को हुआ। इनमें खादी और ग्राम उद्योग के लिए सरकार के समर्थन को प्रदर्शित किया गया है। यह खादी महोत्सव 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है जो कि 31 अक्टूबर 2023 तक चलने वाला है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग केवीआईसी खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। केवीआईसी पर जहां भी आवश्यक हो ग्रामीण विकास में लगी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्राम उद्योगों में विकास हेतु कार्यक्रम की योजना, प्रचार, संगठन तथा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है। यह एमएसएमई मंत्रालय के तहत यह कार्य करता है। सेकंड नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में है लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल हेमंत शर्मा, सी ऑप्शन में है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, डी ऑप्शन में है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। डिटेल्स में देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी का स्थान लेंगे। इससे पहले रघु श्रीनिवासन पुणे के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में कमांडेंट के पद पर कार्यरत थे। सुदूर उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ 7 मई 1960 को स्थापित किया गया। यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। फर्स्ट देखते हैं। वाइस एडमिरल तरुण सोबती अति विशिष्ट सेवा पदक AVSM विशिष्ट सेवा पदक BSM ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार को ग्रहण किया है। सेकेंड इंफॉर्मेशन देखते हैं। मैरिको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौगत गुप्ता को स्वनियात्मक निकाय की बोर्ड बैठक में भारतीय विज्ञानक मानक परिषद SSCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न में से किस देश में डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? ऑप्शन ए में है दक्षिण अफ्रीका, बी में है अमेरिका, सी में है फ्रांस, डी ऑप्शन में है ब्राज़ील। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका में किया जाएगा अनावरण। डिटेल्स में देखते हैं जानकारी को। उत्तर अमेरिकी में 14 अक्टूबर को मैरीलैंड के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे विशाल प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। इस योजना के आयोजक अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र AISC ने जानकारी दी है कि 19 फुट ऊंची इस प्रतिमा का नाम समानता की प्रतिमा रखा गया है। इसे जाने माने कलाकार और शिल्पकार राम सुतर ने तैयार किया है।
राम सूतर ने ही गुजरात के अहमदाबाद में सरदार पटेल की प्रतिमा का जो है निर्माण किया था। मैरीलैंड के एकोर्कीक शहर में 13 एकड़ की ज़मीन पर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता अंबेडकर की एक प्रतिमा का निर्माण किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामजी अंबेडकर एक प्रमुख भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी याद किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर वर्ष 1974 में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने थे। 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत और किस देश की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास संप्रीति XI जो है शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ शुरू किया गया है। डिटेल्स में देखते हैं। भारत और बांग्लादेश ने 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति XI का 11वां संस्करण शुरू किया है। दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित यह अभ्यास मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल का प्रतीक है। 2009 में असम के जोरहाट में शुरुआत के साथ इस अभ्यास के 2022 तक 10 सफल संस्करण देखे गए हैं। 14 दिनों के लिए निर्धारित संप्रीति XI में दोनों पक्षों के लगभग 350 जवान शामिल होंगे। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच मिलकर काम करने की क्षमता बढ़ाने, सामरिक अभ्यास साझा करने और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के महत्व रेखांकित करता है। और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास है किस किस देशों के मध्य हुआ है। तो वायुसेना अभ्यास डेजर्ट नाइट ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। वहीं त्रिसेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास एम्फेक्स ये भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना के मध्य हुआ है। वहीं बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है। गरुड़ किसके किसके बीच हुआ है? गरुड़ सैन्य अभ्यास तो ये भारत फ्रांस के। वहीं हैंड इन हैंड भारत और चीन के साथ। इंद्र जो है ये भारत और रूस के साथ हुआ है। पैसेज ऑफ यार्ड जो है पासेक्स ये रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसेना के बीच हुआ है। शाहीन जो हुआ ये चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ है। नौसैनिक अभ्यास पासेक्स ये भारत और वियतनाम के मध्य हुआ है। स्काईरोस SKYROS जो है ये फ्रांस और भारत के मध्य हुआ है। जिमेक्स जो है भारत जापान के बीच हुआ है। लाभ समर ये ब्राज़ील के साथ और भारत दक्षिण अफ्रीका नौसेना के मध्य हुआ है। कोंकण युद्धाभ्यास किसके किसके मध्य हुआ? तो भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के साथ हुआ है। वहीं ऑसी इंडेक्स जो है ये भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के मध्य। इंद्रधनुष भारतीय ब्रिटेन वायुसेना के मध्य। नोमेडिक एलिफेंट ये मंगोलिया के साथ भारतीय सेना का अभ्यास हुआ है। एकोबेरिन या एकोवरिन ये मालदीव और भारत के मध्य। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। मैत्री जो हुआ है भारत और थाईलैंड के मध्य। नसीम अल्बा ये भारत और ओमान के बीच हुआ है। सिलेक्स जो हुआ है युद्धाभ्यास ये भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संयुक्त अभ्यास हुआ है। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है। इनविपियन ब्लेड एक्स ये भारत और वियतनाम के मध्य हुआ है। बुल स्ट्राइक जो है भारतीय नौसेनाओं के मध्य हुआ है। ADM+MS FTX ये भारत और आसियान और 8 अन्य देशों के साथ हुआ है। खड़ग प्रहार किसके मध्य हुआ? तो भारतीय सेना के। DNX ये भारतीय सेना नौसेना वायुसेना के मध्य हुआ है। मिलन जो है कई देशों के बीच भारतीय नौसेना से हुआ है। सी विजिल भारतीय नौसेना के मध्य। खंजर जो हुआ है किर्गिस्तान के मध्य हुआ है। प्रबल दोस्ती कजाकिस्तान के साथ हुआ है। लैमिटिया सेसल के साथ हुआ है। वहीं अजय वारियर जो हुआ है युद्धाभ्यास ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के साथ इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के मध्य हुआ है। शक्ति जो है भारत फ्रांस और हरिमऊ शक्ति है भारत और मलेशिया। वहीं डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है। 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फीफा द्वारा किस राज्य में फुटबॉल फॉर स्कूल्स F4S के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में है कर्नाटक, सी में है ओडिशा, डी ऑप्शन में है तेलंगाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा में हुआ है।
फुटबॉल फॉर स्कूल्स F4S फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफी द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। देश में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन हेतु शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF और भारतीय खेल प्राधिकरण साई का जो है सहयोग शामिल है। फीफा द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को ओडिशा के संबलपुर में F4S के एक हिस्से के रूप में 2 दिवसीय क्षमता निर्माण मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 30 अक्टूबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय AIFF और फीफा के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए थे। इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालयों के नोडल संगठन का दायित्व सौंपा गया था। इस कार्यक्रम में देश भर के सरकारी स्कूलों को छात्रों, शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों के साथ 1.15 लाख फुटबॉल और उनकी क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाने का कार्य शामिल है। F4S का लक्ष्य जो है लगभग 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा, विकास और सशक्तिकरण में योगदान देना है। 6 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन में है पियरे एंगोस्टिनी, बी में है फेरेंस क्रास और डी में है एनी अल हुइलियर और डी में है उपरोक्त सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी को मिलेगा, फ्रैंक क्रास, एनी अल हुइलियर, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। भौतिक का नोबेल पुरस्कार जो है संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों पियरे एंगोस्टिनी, फेरेंस क्रास और एनी एल हुइलियर को अनेक अभूतपूर्व प्रयोगों के लिए संयुक्त रूप से दिया जाएगा। इसकी औपचारिक घोषणा स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने की है। इन वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार उनके प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स के अनूठे प्रयोगों के लिए दिया गया है। इससे परमाणु और अणुओं के में इलेक्ट्रॉनों के गति के संबंध में अत्याधुनिक उपकरण बनाए जा सकेंगे। इसका उपयोग उन तीव्र प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या ऊर्जा में बदलते हैं। इलेक्ट्रॉनों में ऐसे बदलाव या मात्र एटोसेकेंड के 10वें हिस्से के भीतर होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने % बरकरार रखी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। ऑप्शन ए में है 6.1%, बी में है 6.3%, सी में है 6.8%, डी ऑप्शन में है 7.0%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 6.3% हो जाएगा। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत वृद्धि दर का अनुमान 6.3% बनाए रखने का निर्णय लिया है। भारत ने बाहरी चुनौतियों के बावजूद मजबूत आर्थिक वृद्धि जारी को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि विश्व बैंक ने अप्रैल की अपनी रिपोर्ट में 2023-24 में भारत की वृद्धि दर अनुमान पहले के 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया था। विश्व बैंक के भारत के विकास संबंधी नवीनतम विवरण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की अर्धवार्षिक प्रमुख रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत वर्ष 2022-23 में 7.3% की वृद्धि दर के साथ तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। 8 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। WHO ने किस रोग के लिए दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए में है मलेरिया, बी में है डेंगू, सी में है टाइफाइड, डी में है हैजा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मलेरिया के लिए ये वैक्सीन लॉन्च किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन कई देशों में मलेरिया से लड़ने में मदद कर सकती है, जो पहले वैक्सीन से सस्ती और अधिक प्रभावी है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की स्वास्थ्य एजेंसी ने 2 विशेषज्ञ ग्रुप की सलाह पर इन वैक्सीन को मंजूरी दी है। एक्सपर्ट ने मलेरिया के खतरे वाले बच्चों को इस वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट SII की मदद से एक नई वैक्सीन विकसित किया जिसमें 3 खुराक हैं। 9th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर आ गया है? ऑप्शन ए में है 40, बी में है 47, सी में है 50 और डी में है 55। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 47 जो है इसकी रैंक
है। भारत ने वैश्विक मोबाइल डाउनलोड स्पीड में भारी वृद्धि की और ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स सूची में शीर्ष 50 में जो है प्रवेश किया है। ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत के 47वें स्थान पर आ गया है। 5G आने के बाद मोबाइल स्पीड परफॉर्मेंस 3.59 गुना बढ़ गई है। भारत ने मोबाइल स्पीड के मामले में यूके और जापान जैसे कई विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है। भारत की औसत डाउनलोड स्पीड सितंबर 2022 में 13.87 Mbps से बढ़कर अगस्त 2023 में 50.21 Mbps हो गई है। औसत डाउनलोड गत गुजरात में 512.57 Mbps से लेकर उत्तर प्रदेश पश्चिम में 19.23 Mbps तक रही है। 210.89 Mbps के साथ यूएई इंडेक्स टॉपर पर है। कतर और कुवैत क्रमशः 192.71 Mbps और 153.86 Mbps के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ओकला का स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स दुनिया भर से मोबाइल और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड की रैंकिंग प्रदान करता है। ओकला एक सिएटल आधारित कंपनी है जो अपने फिक्स्ड ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क परीक्षण, एप्लीकेशन, डेटा और विश्लेषण के लिए जानी जाती है। 10th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा हर घर सौर अभियान शिविर शुरू किया गया है? आसान में है मध्य प्रदेश सरकार, बी में है उत्तर प्रदेश सरकार, सी में हरियाणा सरकार, डी ऑप्शन में है गुजरात सरकार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है हर घर सौर अभियान शिविर को शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 अक्टूबर को लखनऊ और वाराणसी में हर घर सौर अभियान शिविर शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासियों द्वारा सौर ऊर्जा को उपयोग को बढ़ावा देना है। इससे सरकार को उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यूपीएनईडीए की ओर सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। ये शिविर सोलर रूफ स्टॉप सिस्टम की स्थापना और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की सौर ऊर्जा नीति 2022 का मुख्य उद्देश्य आवासीय और वाणिज्यिक सुविधाओं में 6000 मेगावाट और छत संयंत्र स्थापना हासिल करना है। यूपीनेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला ने बताया कि इस अभियान के तहत पहला बूट कैंप लखनऊ के विकास भवन में आयोजित किया जाएगा। ये शिविर रूफ टॉप सिस्टम की स्थापना और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।